गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट के जो हमने 3 वीडियो यानी कि लास्ट के हमने जो 3 टॉपिक देखे थे उनमें से पहला था कथनांक उन्नयन, दूसरा था हिमांक अवनमन और जो तीसरा अपना था परासरण दाब। ये 3 टॉपिक की 3 वीडियो हमने लास्ट में देख लिए हैं। अब इन्हीं 3 वीडियो के आधार से मैं आपको इन तीनों के जो सवाल है वो समझा रहा हूं जो अपनी किताब में है। उनमें से सबसे पहले उन तीनों टॉपिक के जो इक्वेशन है वो दोबारा देख लेते हैं। यानी जब हम उनके सवाल देखेंगे, उनके एग्जाम्पल देखेंगे, तब हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहला जो कथनांक उन्नयन का जो हमारा सूत्र था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, आपको याद आ गया होगा। डेल्टा टीबी क्या था? तो जो कथनांक उन्नयन जो दोनों के बीच था उसकी जो वैल्यू थी केबी, केबी को हम क्या कहते हैं? कथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। एम यानी सांद्रता, मोलालिटी, और यहाँ पे मैंने मोलालिटी का इक्वेशन लिख दिया है जी, जो इक्वेशन में है कि 1000 गुणा W2 बटे M2 इंटू W1। और यहाँ पे यही W2 यानी क्या है? विलय का द्रव्यमान, ग्राम में लेना है। W2 यानी क्या होगा? विलय का द्रव्यमान। M2 यानी क्या होगा? विलय का मोलर द्रव्यमान, वो भी ग्राम प्रतिमोल में आएगा। और W1 यानी क्या है? विलायक का द्रव्यमान। W1 क्या है? विलायक का द्रव्यमान। अब यहाँ पे 1000 ऊपर गुणा किया है, इसीलिए ये किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। अगर ऊपर 1000 ना होता तो ये किस में आता? किलोग्राम में आता। कंप्लीट हो गया। डेल्टा टीबी यानी कि शुद्ध जो विलायक का जो कथनांक है, और उसमें जब विलय घोल देते हैं उन दोनों के जो कथनांक के बीच का जो अंतर होता है उसे हम डेल्टा टीबी के आधार से दर्शा देते हैं। केबी यानी कथनांक उन्नयन स्थिरांक होता है। आपको लास्ट वीडियो में कहा था उसकी जो एसआई मात्रक है वो 1 नंबर की ओएमआर में पूछी जाती। और एम यानी सांद्रता, जिसे मोलल सांद्रता, मोलालिटी कहते हैं, और वही मोलालिटी का इक्वेशन लिखा है और वही हमने अप्लाई कर दिया है। तो उसी के आधार से जो डेल्टा टीबी का ये क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। अगर इनमें से कोई एक की वैल्यू आपको ढूंढनी होगी तो उसी को हमें क्या कर देना है? इक्वेशन का कर्ता बना देना है, सूत्र का कर्ता बना देना है। अब बिल्कुल वैसा जो हिमांक अवनमन का जो सूत्र है, हिमांक अवनमन का सूत्र क्या है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। यानी यही पूरी बात, बस यहाँ पे बी यानी कथनांक, बॉइलिंग पॉइंट को हिंदी में हम क्या कहते हैं? कथनांक कहते हैं। वैसे ही यहाँ पे एफ फ्रीजिंग पॉइंट, जिसे हम हिंदी में हिमांक कहते हैं। वरना सूत्र बिल्कुल वही का वही, जैसे था बिल्कुल वैसे का वैसे, उसमें कोई अंतर नहीं है। अंतर बस केवल इतना है, यहाँ कथनांक का जो हमने अंतर देखा था, इसीलिए कथनांक उन्नयन बॉइलिंग पॉइंट के आधार से बी से दर्शा देते, और ये हिमांक के आधार से है, इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट का हमने एफ दर्शा दिया है। और सूत्र दोनों का आप देख रहे हो बिल्कुल जो एकदम सेम है, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। अब उसी के आधार से जो अपनी तीसरी जो थियरी थी परासरण दाब, उसी परासरण दाब के आधार से उसका जो इक्वेशन है वो एक बार टैली कर देते हैं। तो परासरण दाब की जो परिभाषा थी कि जो परासरण दाब होता है उस विलयन की सांद्रता और ताप की जो सांद्रता और ताप के गुणनफल, वो जो परासरण दाब के साथ क्या होता था? समानुपाती होता था। उसी को हमने गाणितिक स्वरूप से लिखा था पाई प्रपोजनल सी इंटू टी। सी यानी क्या है? सांद्रता है, और टी यानी क्या है? ताप है। और यही प्रपोजनल को निकालने के लिए हमने क्या रखा था? गैसीय स्थिरांक आर। अब यहाँ पे सी की वैल्यू, सी यानी सांद्रता, तो सांद्रता सी की मैं वैल्यू रखूंगा तो सी की वैल्यू क्या आती है?
मोल बटे आयतन। सी, सांद्रता की वैल्यू क्या होती है? मोल बटे आयतन। आयतन किस में आएगा? लीटर में। अब मोल का जो सूत्र था, मोल यानी क्या था? जिसके भी मोल निकालना उसका द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मान लो मैं विलय के बारे में बात हो तो विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान। उसको सिंबॉलिक तौर पे मैं कैसे दर्शाऊंगा? W2 बटे M2। और आयतन का मैंने क्या बता दिया? V। और यही जो वैल्यू मैं C के स्थान पे रखूंगा तो C के स्थान पे W2 यानी विलय का द्रव्यमान ग्राम में बटे M2 विलय का मोलर द्रव्यमान और आयतन V किस में आएगा? लीटर में आएगा। किस में आएगा? लीटर में। और R और T वो बिल्कुल वैसे का वैसा, यानी परासरण दाब पाई इज इक्वल टू इक्वेशन बन जाएगा W2 RT अपॉन M2 इंटू V। अब यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली बात है, R की दो वैल्यू मैंने लिखी है, 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और दूसरी R की वैल्यू लिखिए 8.314 गुणा 10⁻³ पास्कल लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अब इन दोनों में से हमें कौन सी रखनी है इक्वेशन के अंदर? तो वो तय करता है कि जो आपको सवाल दिया है उसमें अगर दाब बार में दिया हो, जो आपका सवाल है उसमें दाब अगर बार में दिया हो तो आपको ये वाली वैल्यू 0.083 वो अप्लाई करनी है। अगर दाब आपको बार की जगह अगर आपको सवाल में पास्कल में दिया हो, किस में दिया हो? पास्कल में दिया हो, तो आपको 8.314 गुणा 10⁻³ वो वाली वैल्यू आपको अप्लाई करनी है। ये आर की कौन सी वैल्यू कब अप्लाई होगी उसकी हमने चर्चा कर दी। अगर दाब बार में दिया है तो ये वाली वैल्यू मेंशन करेंगे हम, अगर पास्कल में दिया है तो 8.314 गुणा 10⁻³। अब इन दोनों में अंतर कुछ भी नहीं है, ये बार की वैल्यू थी। अगर बार को हमें किस में कन्वर्ट करना हो? पास्कल में कन्वर्ट करना हो। भाई किस में कन्वर्ट करना हो? पास्कल में। तो हम गुणा क्या करते? 10⁻5। यानी ये जो वैल्यू थी 0.08314 उसको मैंने 10 की घात 5 से अगर गुणा में कर दूं तो बार किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्कल में, और ये वाली वैल्यू आ जाएगी और कुछ नहीं है। बस वैल्यू 2 लिखी है क्योंकि आपको समझाने के लिए, और यहाँ पे बता भी दिया है एक बार इज इक्वल टू 10⁻5 पास्कल। कंप्लीट, कोई क्वेश्चन नहीं है। जो मैंने तीनों बताए, तीनों के तीनों जो इक्वेशन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब उसी के आधार से हम जो आगे देख लेते हैं। किताब का एग्जाम्पल नंबर 2.7 की ओर हम देख लेते हैं। उसमें लिखा है एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज का इक्वेशन आ गया। यानी 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घुला गया है। 1.013 बार दाब पर यह जल किस तापमान पर उबलेगा? उसके लिए आपको जो Kb की वैल्यू आपको दे दी गई है। अब हमें क्या निकालना है? सबसे पहले तो जल किस ताप पर उबलेगा, यानी हमें तापमान निकालना है। हमें क्या निकालना है? तापमान, वह तापमान जिस तापमान पर वो विलयन जो क्या होगा? उबलेगा। तो उसके लिए जो हमारे पास इक्वेशन था डेल्टा टीबी इज इक्वल टू Kb इंटू एम, तो यही जो इक्वेशन है उसके अंदर हमारे पास Kb की वैल्यू है, लेकिन मोलालिटी की वैल्यू नहीं है। मोलालिटी की वैल्यू सबसे पहले अपने निकाल देते हैं। हमें डेल्टा टीबी तो ढूंढना पड़ेगा क्योंकि वो अंतर है। तो मोलालिटी की वैल्यू निकालने के लिए मोलालिटी का इक्वेशन विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, यानी मोलालिटी का इक्वेशन रखा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास मोलालिटी नहीं है। तो विलय के मोल निकालने के लिए उसका भी मैंने सूत्र लिखा, तो विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान। तो यहाँ पे विलय का द्रव्यमान कितना है? 18 ग्राम। विलय का द्रव्यमान कितना है? 18 ग्राम। और ग्लूकोज C6H12O6 जिसका मोलर द्रव्यमान अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? 180 ग्राम पर मोल।
तो जब इन दोनों का हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1 मोल, यानी हमें मोल प्राप्त हो गया 0.1 मोल। तो इक्वेशन में रख देते हैं। तो विलय के मोल हमें कितने ज्ञात हुए भाई 0.1 मोल, और विलायक का जो द्रव्यमान था वो कितना था 1 किलोग्राम है। तो 0.1 मोल बटे 1 किलोग्राम दोनों काम करेंगे तो जो मोलारिटी आ जाएगी 0.1 मोल प्रति किलोग्राम। अब इसी इक्वेशन के अंदर वही वैल्यू रख देते हैं। तो केबी की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 0.52, और जो मोलारिटी हमने ज्ञात की वो कितनी आई 0.1। दोनों का जब गुणा करेंगे तो वही वैल्यू आ जाएगी 0.52 केल्विन। अब इम्पोर्टेंट बात आपको इस थियरी के अंदर सबसे पहले बताया था कि जब शुद्ध विलायक यानी कि जल उसका 1.013 बार दाब होता है तब उसका तापमान कितना होता है 373.15। और जब मान लो 1 किलोग्राम जल का एक बार दाब पर उसका जो ताप होता है 373.15, जब उसके अंदर 18 ग्राम ग्लूकोज डालते तब उसके दाब में क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। दाब में क्या आएगी कमी, थियरी में हमने देखा था, यानी कि दाब में कमी आएगी। उसी दाब की कमी को दोबारा 1.013 बार या एक वातावरण लाने पर जो तापमान में क्या होती है बढ़ोतरी होती है। तो वो बढ़ोतरी कितनी हमने लाई 0.052। तो यानी शुरुआत के अंदर जब जल का बार 1.013 बार दाब था तब जल का तापमान कितना था 373.15 केल्विन। जब उसमें ग्लूकोज डाला तब दाब में क्या आ जाएगी कमी, तब तापमान हमें क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा, और उसका दाब कितना लाना पड़ेगा 1.013 बार। तो वो लाने के लिए हमें कितना तापमान बढ़ाना पड़ा वो हमने गिनती की 0.052 केल्विन। तो उतना हम ऐड कर देते हैं 373.15 के अंदर हम 0.052 केल्विन हम क्या कर देते ऐड कर देते, तो तापमान मिलेगा 373.202 केल्विन। यानी कि जो किस तापमान पर उबलेगा तो 373.202 केल्विन पर वह उबलेगा। वह क्या होगा उबलेगा। कंप्लीट, कोई क्वेश्चन नहीं है इस सवाल के अंदर। अभी हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजीन का कथनांक 353.23 है। 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलय का कथनांक बढ़कर यानी 353 से बढ़कर 354.11 केल्विन हो जाता है। तो हमें विलय का मोलर द्रव्यमान, मैंने मोलर द्रव्यमान को MW से दर्शा दिया है, विलय का मोलर द्रव्यमान की गणना करनी है। के भी आपको दे दिया है। तो जैसे हम जानते हैं वैसे ही हमने अपना इक्वेशन लिख दिया, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB गुणा M। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है तो विलय का मोलर द्रव्यमान। M का जो इक्वेशन में रख देता हूँ डेल्टा TB KB M की इक्वेशन रख दी मैंने 1000 गुणा W2 विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान गुणा विलय का द्रव्यमान ग्राम के अंदर। भाई क्यों ग्राम में आएगा, क्योंकि ऊपर क्या है 1000 है इसलिए। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना था मोलर द्रव्यमान निकालना, तो मैं M2 को क्या कर दूंगा इक्वेशन का करता और पक्षांतर कर दूंगा डेल्टा TB का। तो डेल्टा TB जो पक्षांतर कर देते हैं तो नीचे की ओर आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास डेल्टा TB की वैल्यू नहीं है, KB की वैल्यू हमें दे दी है 1000 है अपने पास। W2 विलय का द्रव्यमान 1.80 आ गया। विलायक का द्रव्यमान भी है अपने पास 90 ग्राम, लेकिन डेल्टा TB की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डेल्टा TB की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे तो TB माइनस TB 0। TB यानी क्या था विलयन का जो कथनांक और ये शुद्ध विलायक का कथनांक। तो विलयन का कितना है जब घोल देते हैं तब कितना था 354.11 और शुद्ध
विलायक जैसे कि बेंजीन है शुद्ध विलायक, उसका कथनांक कितना है 353.23। तो उन दोनों का हम अंतर ले लेते हैं तो हमें डेल्टा टीबी की वैल्यू मिल जाएगी 0.88 केल्विन। अब यही सारी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। केबी की वैल्यू मैंने रख दी 2.53 जो आपको दी है, 1000 का 1000 रखा। W2 की वैल्यू आपको दे दी थी 1.8। डेल्टा टीबी की वैल्यू हमने निकाली 0.88 केल्विन। और W1 ग्राम में लिखेंगे भाई, क्यों, ऊपर 1000 था इसलिए। और W1 की वैल्यू आपको दे दी है 90 ग्राम। उन सबका जब हम गुणा करेंगे तो मोलर द्रव्यमान हमें प्राप्त हो जाता है 58 ग्राम पर मोल। यानी विलय का मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा 58 ग्राम पर मोल। कंप्लीट। इस सवाल में कोई आपको दिक्कत होगी नहीं, बहुत ही आसान सवाल है इसलिए। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चले जाते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल। 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल। इथिलीन ग्लाइकोल का मैंने सूत्र रखा है C2H6O2 जो मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए काम आएगा। यानी 45 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल को 600 ग्राम जल में मिलाया था। तो विलयन का आपको पहले तो हिमांक अवनमन डेल्टा TF निकालना है और हिमांक की गणना करनी है। यानी जो हिमांक आएगा उसकी क्या करनी है, गणना करनी। हिमांक यानी जो TF की वैल्यू होगी उसकी आपको गणना करनी है। तो सबसे पहले जो हमें निकालना है डेल्टा TF, तो उसका मैंने इक्वेशन रखा है डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। तो जो M का इक्वेशन था वही मैंने रखा है। देखो यहाँ पे मैंने 1000 मिटा दिया है तो 1000 नहीं रखा है, इसीलिए जो विलायक का द्रव्यमान किस में आ जाएगा, किलोग्राम में, और कोई अंतर होगा नहीं। यानी KF का KF विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान, और विलायक का जो द्रव्यमान होगा वो किलोग्राम में, क्योंकि ऊपर 1000 लिखा नहीं है। अब हमारे पास कौन कौन सी चीज है, तो KF की वैल्यू है, KF की वैल्यू कितनी है 1.86 दे चुके हैं। W2 विलय का द्रव्यमान हमारे पास है 45 ग्राम। M2 विलय का मोलर द्रव्यमान, तो हमें सूत्र ज्ञात है इथिलीन ग्लाइकोल का C2H6O2, तो उसका हम मोलर द्रव्यमान अपने आधार से निकाल देंगे। तो मोलर द्रव्यमान कितना आ जाएगा, M2 की वैल्यू 62, और W1 जो 600 ग्राम दिया उसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, किलोग्राम में। उसको मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, किलोग्राम में, क्योंकि मैंने 1000 लिखा नहीं है इसलिए। तो 600 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो W1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी होगी 0.6 किलोग्राम। अब यही सारी वैल्यू सब हम इसी इक्वेशन के अंदर रख देते हैं। तो डेल्टा TF KF की वैल्यू 1.86, W2 की वैल्यू मैंने रखी 45, M2 की वैल्यू मैंने रखी 62, W1 की वैल्यू मैंने रख दी 0.6। तो डेल्टा TF हमें ज्ञात हो जाएगा 2.25। डेल्टा TF हमें जो हिमांक अवनमन था वो हमारा कितना आएगा 2.25। अब हमें जो दूसरा निकालना है, हिमांक की गणना करनी है। हिमांक यानी क्या हो जाएगा TF, अगर शुद्ध हिमांक कहा होता तो TF 0। तो हमारा इक्वेशन है डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0 माइनस TF। अब मुझे निकालना क्या है, TF हिमांक निकालना है। तो हिमांक निकालने के लिए मैं उसी को क्या करूंगा, इक्वेशन का करता, तो मैं यहाँ पक्षांतर कर देता हूं। तो ये माइनस TF जब पक्षांतर करेंगे तो वो किस में हो जाएगा, प्लस में, और डेल्टा TF का भी पक्षांतर करेंगे तो वो प्लस है, तो वो क्या हो जाएगा माइनस। तो TF0 की जो वैल्यू है जो आपको मैंने लिख दी है, जल का हिमांक जो हमें ज्ञात ही है 273.15, तो वो लिखा, और माइनस डेल्टा TF की वैल्यू जो हमने ज्ञात की 270.95। तो जो 2.25 डेल्टा TF की वैल्यू हम रखेंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 270.95। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। यानी आंसर जो 1 था अपना डेल्टा TF की वैल्यू 2.25, और जब दोनों का हम अंतर लेंगे हिमांक निकालने के लिए
तो जो दूसरा आंसर अपना आ जाएगा 270.95 केल्विन। कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपना नेक्स्ट जो सवाल है, सवाल नंबर 2.10, उसके ऊपर आ जाते हैं। एक विद्युत अनअपघट्य के 1.0 ग्राम को 50 ग्राम बेंजीन में घोलने पर इसके हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। यानी कि डेल्टा TF आपको बता दिया, 0.40 केल्विन की कमी हो जाती है। अब बेंजीन का जो हिमांक अवनमन स्थिरांक जो है वो दे दिया है 5.12 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो विलय का मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। जैसा हमने ऊपर ज्ञात करना था बिल्कुल वैसा ही है, जो आगे हमने ऐसा सवाल एक देख लिया था। यानी यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, विलय का मोलर द्रव्यमान। अब विलय का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए पहले उसका सूत्र लिख देते हैं। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम। एम की जो सारी वैल्यू रख देता हूँ 1000 गुणा W2 यानी विलय का द्रव्यमान, M2 यानी विलय का मोलर द्रव्यमान, W1 यानी विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, क्योंकि ऊपर 1000 लिख दिया है। अब मुझे निकालना था M2, तो पक्षांतर से मैं M2 को इक्वेशन का कर्ता बना देता हूं और डेल्टा TF को मैं बटे में ले आता हूं। अब मुझे जो वैल्यू चाहिए थी KF की, तो मेरे पास है 5.12 हजार है अपने पास। W2 विलय का द्रव्यमान कितना है आपको दे दिया है 1 ग्राम। डेल्टा TF वो भी बता दिया, हिमांक में कमी कितनी होती है 0.14 केल्विन, यानी डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.14। W1 विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, तो कितने ग्राम दिया है 50 ग्राम बेंजीन दिया है। तो विलायक का जो द्रव्यमान मिल जाएगा 50, सबका गुणा करूंगा तो मुझे मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा 256 ग्राम पर मोल। सवाल बहुत ही आसान है, केवल मोलर द्रव्यमान को इक्वेशन का कर्ता बनाना है। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.11 जो परासरण दाब के आधार से है, तो वह देख लेते हैं। तो उसमें आपको बता दिया है कि एक प्रोटीन के 200 सेंटीमीटर क्यूब जलीय विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। 300 केल्विन पर इस विलयन का परासरण दाब पाई 2.57 गुणा 10⁻³ बार पाया गया है। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो जो परासरण दाब का जो सूत्र जो हमने आगे मैंने आपको समझाया था वीडियो की शुरुआत में ही, पाई बराबर CRT, C यानी कि सांद्रता, R यानी कि गैसीय स्थिरांक, T यानी ताप। तो C की वैल्यू जो होती है वो मैंने बता दी, जो मोल बटे आयतन। तो मोल का सूत्र भी आगे हमने बताया था W2 बटे M2। तो वही जो मोल की जगह पे मैं रख रहा हूं W2 अपॉन M2 RT अपॉन V, यानी पाई का जो हमें इक्वेशन ज्ञात हो जाएगा, मोल की जगह पे हमने प्रेजेंट कर दिया W2 अपॉन M2, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान, R2 के स्थान पे RT और आयतन के स्थान पे आयतन। और ध्यान में रखने वाली बात है, ये जो आयतन है वो आपको लीटर में लेना है। किस में लेना है? लीटर में। अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना क्या है? तो मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है। हमें किसका परिकलन करना है? मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है। मोलर द्रव्यमान का परिकलन करने के लिए मैं M2 को इक्वेशन का कर्ता बना देता हूं। अब मैं सारी वैल्यू रख देता हूं। तो W2, तो विलय का द्रव्यमान हमें कितना दिया है 1.26। R की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात है, जो यहाँ पे परासरण दाब किसमें दिया है? बार में। किसमें दिया है? बार में। अब देख रहे हो पाई की वैल्यू किसमें दी थी?
बार में दी है। अब पाई की वैल्यू बार में दी है तो हमें आर की वैल्यू भी बार वाली ही लेनी है। तो आर वाली क्या हो जाएगी 0.083 लीटर बार मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। टी ताप की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 केल्विन। पाई की वैल्यू आपको दे दी है, पाई की वैल्यू कितनी है 2.56 गुणा 10⁻³ बार। और वी आयतन, तो आयतन विलायक का कितना था जो 200 सेंटीमीटर क्यूब, विलियन जो है 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो 200 सेंटीमीटर क्यूब को मैं लीटर में कन्वर्ट कर दूं तो सेंटीमीटर क्यूब को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया लीटर में। तो 200 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 लीटर। अब वही सारी बात, ये सारी वैल्यू जो है मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा। जब सारी वैल्यू मैं इस इक्वेशन में रखूंगा तो मेरा जो M2 का जो आंसर आ जाएगा वो कितना होगा 61.022 ग्राम पर मोल। यानी कि मुझे जो प्रोटीन का जो मोलर द्रव्यमान प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है, आपको आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं जो किताब के पाठ्य प्रश्निता के अंदर जो हमें दिया है उसमें हमें जो दिया गया है उसकी बात कर रहे हैं। 750 mmHg दाब पर जल का जो क्वथनांक है 99.63 सेल्सियस, 500 ग्राम जल में कितना सुक्रोज मिलाया जाए कि इसका 100 सेल्सियस पर क्वथनांक हो जाए। और उसके लिए हमें Kb की वैल्यू दी है। अब यहाँ पे हमें क्या कितना सुक्रोज यानी विलय का द्रव्यमान ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात कर देना है विलय का द्रव्यमान। अब तो उसी का इक्वेशन रख देते हैं डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम। एम का पूरा मैंने इक्वेशन राइट डाउन कर दिया जो आपको अब तो आ गया होगा। अब उसमें मैंने W2 विलय का द्रव्यमान को इक्वेशन का कर्ता किया है। क्यों, मुझे क्या ढूंढना था कितना सुक्रोज मिलाया जाए वो हमें ढूंढना है। तो इसीलिए मैं क्या कर देता हूं W2 को इक्वेशन का कर्ता बना देता हूं। और जब मैं W2 को इक्वेशन का कर्ता बना दूं तो मुझे डेल्टा टीबी की वैल्यू चाहिए। तो डेल्टा टीबी की वैल्यू लाने के लिए मुझे दिया गया है जो शुद्ध विलायक था उसका क्वथनांक कितना था 100 सेल्सियस और जो विलयन था उसका क्वथनांक कितना था 99.63। तो उसके आधार से दोनों का अंतर मैं निकाल दूंगा तो मुझे डेल्टा टीबी की वैल्यू मिल जाएगी। और डेल्टा टीबी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 0.37 केल्विन। तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दी 0.37 केल्विन। M2 विलय का मोलर द्रव्यमान जो हम ज्ञात करें सुक्रोज, सुक्रोज का सूत्र C12H22O11, तो उसका मोलर द्रव्यमान होगा 342। तो वो मैंने मेंशन कर दिया 342। विलायक का द्रव्यमान कितना है 500 ग्राम, तो वो मैंने कितना लिख दिया 500 ग्राम। ग्राम में इसलिए क्योंकि मैंने 1000 रखा है इसलिए। अब Kb की वैल्यू जो आपको दे दी है 0.52, तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दी 0.52। सबका मैं गुणा करूंगा तो मुझे सुक्रोज की जो मात्रा मिलाने वाली वह विलय का द्रव्यमान 121.7 ग्राम प्राप्त हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चले जाते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी 1 नंबर के अंदर पूछा जा सकता है। एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि विटामिन सी, उसका इक्वेशन है C6H8O6। उस द्रव्यमान का परिकलन कीजिए जिसे 75 ग्राम एसिडिक अम्ल में घोलने पर उसके हिमांक में 1.5 सेल्सियस की कमी आती है। उसके लिए आपको Kf की वैल्यू दे दी गई है। यानी हमें उस द्रव्यमान का परिकलन करना है। किसका परिकलन करना है? उस द्रव्यमान का परिकलन करना है जिससे कि हिमांक में इतनी कमी आ जाए। यानी सीधी सी बात है, यहाँ पे भी जो 10वें क्वेश्चन की तरह विलय का
द्रव्यमान निकालना है, जो हमने ऊपर देख लिया था, बिल्कुल एज इट इज अपना सवाल है। फिर भी हम देख लेते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। एम की वैल्यू जो मैंने रख दी है 1000 गुणा W2 बटे M2 इंटू W1। अब यहाँ पे मुझे क्या निकालना था, परिकलन करना है द्रव्यमान का, विलय का। तो मैं W2 को इक्वेशन का कर्ता बना दूंगा, तो मेरे पास ये इक्वेशन ज्ञात हो जाएगा। अब मुझे डेल्टा TF की वैल्यू दी है 1.5 सेल्सियस। 1.5 सेल्सियस कहूँ या 1.5 केल्विन कहूँ, दोनों एक ही बात है। तो मैं केल्विन में मुझे रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने 1.5 केल्विन में रख दिया है। M2 यानी विलय का मोलर द्रव्यमान, तो हमें सूत्र दे दिया था मैंने आपको C6H8O6, तो मोलर द्रव्यमान कितना आएगा 176, तो वो भी हमने रख दिया। W1 जो हमें विलायक का द्रव्यमान दिया है 75 ग्राम, तो वो हमने लिख दिया है 75 ग्राम। KF की वैल्यू 3.9 वो भी हमें दे दी है। यानी सारी वैल्यू राइट अपने नोट डाउन करके सबका गुणा करेंगे, तो जो द्रव्यमान का परिकलन करेंगे तो वो कितना आएगा 5.08 ग्राम आ जाएगा। ये भी बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 12 जो अपना लास्ट सवाल है, उसमें आपको बताया गया है 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1 ग्राम को 37 सेल्सियस पर 450 ml जल में घोलने से उत्पन्न विलयन के परासरण दाब का परिकलन करना है। यानी हमें किसका परिकलन करना है, परासरण दाब का परिकलन करना है। तो परासरण दाब का जो इक्वेशन है वो मैंने राइट डाउन कर दिया है, पाई इज इक्वल टू CRT। C यानी सांद्रता, सांद्रता का इक्वेशन राइट डाउन कर दिया है C की जगह पे, मोल बटे आयतन, और मोल का जो सूत्र है विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान, वो मैंने मोल की जगह पे राइट डाउन कर दिया है, यानी W2/M2। अब इसी सवाल के अंदर हमें सबकी वैल्यू रखनी है। जो एक और इम्पोर्टेंट बात, जो W2 विलय का द्रव्यमान कितना दिया है 1 ग्राम, R की वैल्यू मैंने दोनों लिखी है, लेकिन हम कौन सी तय करेंगे। तो आप देख रहे हो हमें दाब किस में मांगा है, पास्कल में। दाब किस में मांगा है, पास्कल में। तो मैं बार वाली वैल्यू लिखूंगा नहीं, मैं कौन सी ऐड करूंगा, पास्कल वाली। क्यों पास्कल वाली में राइट डाउन करूंगा, क्योंकि मुझे जो दाब पूछा गया है वो किस में पूछा गया है, पास्कल में। इसीलिए मैं जो आर की वैल्यू है वो पास्कल वाली पसंद करूंगा। अब टी ताप कितना दिया है 37 सेल्सियस, यानी कि मैं 37 सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट कर दूं तो कितना आएगा 310 केल्विन आ जाएगा। M2 मोलर द्रव्यमान हमें दे दिया है 1,85,000। M2 की वैल्यू दे दी गई है 1,85,000। आयतन भी हमें दिया है 450 मिलीलीटर। लेकिन आप जानते हो आयतन जो होगा वो किस में लेना पड़ेगा, लीटर में लेना पड़ेगा। किस में लेना पड़ेगा, लीटर में लेना पड़ेगा। इसीलिए मिलीलीटर को मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूँ, लीटर में। और जब मैं मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर दूंगा तो 450 ml का कितना होगा 0.45 लीटर। अब यही जो सारी जो वैल्यू है मैं अपने इक्वेशन में रख दूंगा, तो मुझे दाब जो परासरण दाब प्राप्त हो जाएगा 30.96 पास्कल प्राप्त हो जाएगा। जो मेन और इम्पोर्टेंट बात थी, आर की 2 वैल्यू में से मैंने पास्कल वाली ही चुनी, बार वाली चुनी नहीं। क्यों, क्योंकि मुझे आंसर पास्कल में लाना था। इसलिए यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। और ये तीनों थियरी के जो जितने भी सवाल
अपनी किताब में है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आशा रखता हूँ कि आपको ये सारे सवाल आ जाएंगे। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बता सकते हो। धन्यवाद।